Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as momentum. प्यारे बेटे, चैप्टर 3 का टॉपिक मोमेंटम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मोमेंटम होता क्या है? प्यारे बेटे, रोज़मर्रा की एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज दो बंदे हैं, वो एक खड़े हैं और शीशे को तोड़ना चाहते हैं। वो यानी कोई मिरर है उनके सामने, वो उसे तोड़ना चाहते हैं। एक के पास कुछ छोटा पत्थर है और एक के पास थोड़ा बड़ा पत्थर है। अब बड़ा पत्थर वाला जब फेंकेगा तो उसे वो उम्मीद है कि ईजिली वो मिरर टूट जाएगा। अब वो छोटे पत्थर वाला वो परेशान होगा कि भाई कैसे तोड़ूं इसे, तो फिर वो तरकीब लड़ाएगा कि यार इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसे तोड़ना, तो वो ज़्यादा स्पीड से उसे थ्रो करेगा मिरर को तोड़ने के लिए। तो मतलब अच्छा, इसी तरह हम अगर दूसरी एग्जांपल लें, लेट सपोज हम कहीं खड़े हैं और ऊपर की तरफ से एक ट्रक आ रहा है। लेट सपोज उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सिमिलरली ऐसे ही एक उसी वेलोसिटी से एक साइकिल आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, तो किसे आसानी से रोक सकेंगे हम? हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी साइकिल को जाहिर है हम आसानी से रोक लेंगे, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह अब वहाँ जब हमने शीशे की एग्जांपल ली कि शीशे को कैसे तोड़ा जाए, तो उस छोटे पत्थर से भी तोड़ा जा सकता है उस शीशे को, अगर उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंका जाए या बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो तो चांस है कि वो मिरर टूट जाएगा। तो मतलब एक तो मैस हो गया, एक वेलोसिटी। वहाँ एक बड़ा पत्थर था, छोटे पत्थर को तेज़ वेलोसिटी से फेंका तो हमें अपना काम हमने हासिल कर लिया मिरर को तोड़ने का। सिमिलरली एक बहुत बड़े मैस को हम नहीं रोक सकते, उसके कंपेयर में हमने साइकिल को रोक लिया। हालांकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, जिसका मैस कम था उसको हम इजीली रोक सकते हैं। और वहाँ जो बात है कि बड़ा पत्थर ने भी मिरर तोड़ने का काम दिया लेकिन मैस ज़्यादा था उसका। अब इस छोटे पत्थर का मैस कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। तो बेटे, इस मैस और इस वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की ये क्वांटिटी, या हम इस इंग्लिश में कहेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या मैस मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी आप अच्छा दूसरे तरीके से इस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv। अब देखो, ये मोमेंटम है, इधर m क्रॉस v है। मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होता है बेटे? मोमेंटम। अभी मोमेंटम दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी और मैस पे भी। ज़्यादा मैस होगा तो ज़्यादा मोमेंटम होगा, ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ज़्यादा मोमेंटम होगा। लेकिन ये हर हालत में ये बात ट्रू नहीं होती। समटाइम मैंने एग्जांपल आपको दो दी हैं ऑलरेडी। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि मैस बहुत ज़्यादा हो तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ज़रूरी तो नहीं है। सो ये दोनों पे डिपेंड करता है। यानी मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मैस एज वेल एज वेलोसिटी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, इट इज हार्डर टू स्टॉप इट। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसको मुश्किल हो जाता है रोकना। सिमिलरली इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वेलोसिटी, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं बेटे हमारे पास, उनकी वेलोसिटी सेम है, तो
सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द मैसिव ऑब्जेक्ट, यानी जो भारी ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अब देखें, बाल, हमारे पास क्रिकेट की बाल है, लेट सपोज किसी ने शॉट मारी है बहुत तेज वेलोसिटी से, तो हम उसे कैच कर लेते हैं, हालांकि स्पीड बहुत तेज होती है, वजह उसकी मैस थोड़ा कम होता है, इसलिए वी हैव चांस टू कैच द बॉल। इसी तरह अगर कोई ऐसा भारी ऑब्जेक्ट इसी स्पीड से आए तो हमें कैच नहीं कर सकते उसे। सो मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये बात ध्यान में रखनी है अपनी। मैस, क्योंकि वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यानी मोमेंटम में डायरेक्शन बताना लाजमी है, अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो हम मोमेंटम की बात ये गलत हो जाएगी। सो हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस, P is equal to mv. I hope you guys understand. So it is a vector quantity, but it is not a scalar product and also not a vector product. बेटे वेक्टर प्रोडक्ट को हमने जब पढ़ा था, हमने कहा था if two vectors multiply and result into a vector quantity then this is called vector product. So it is not a vector product because एक वेक्टर है और mass scalar है। Similarly, if two vectors multiplied and result into a scalar quantity, then this product is called scalar product. So it is also not a scalar product because एक वेक्टर है, दूसरा mass scalar है। velocity वेक्टर है, mass scalar है। So it is not a scalar product, not a vector product. Just it is a vector quantity. It is just for information. ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए प्यारे बेटे। सो SI यूनिट क्या होगा बेटे इसके? आपको पता है मैस को हम केजी में, मैस का यूनिट क्या हो गया बेटे? केजी। और वेलोसिटी को पता है आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। सो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, इसके बेटे क्या हो गया? बेस यूनिट हो गया। डायमेंशन आपको पता है, मैस को हम केजी में जाहिर करते हैं, इसी तरह लेंथ को हम मीटर में जाहिर करते हैं। और बेटे सेकंड्स यानी टाइम की इकाई क्या है? सेकंड्स है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड्स। तो MLT इनवर्स, और इन ब्रैकेट्स में लिख देंगे इसको। CGS में आपको पता है डाइन, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी। सो डाइन सेकंड लिखेंगे बेटे। न्यूटन को CGS में डाइन कहते हैं और इस सेकंड को सेकंड लिख देंगे। तो इन CGS सिस्टम its unit is dyne second. अच्छा, we know that P is equal to mv. हम जानते हैं कि बेटे मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। अगर मैस जीरो हो जाए तो जाहिर है वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी बेटे। मैस की जगह हम जीरो लिखेंगे तो ये वेलोसिटी जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कोई कहे कि वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो, लेट्स सपोज वेलोसिटी जीरो हो जाए इस दफ़ा, तो तब भी मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन दोनों क्वांटिटीज में से अगर कोई भी एक जीरो हो जाए तो मोमेंटम भी प्यारे बेटे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कहे कि ये कांस्टेंट है, इफ द मैस इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ज़ाहिर है मैस तो कांस्टेंट हो गया है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैस अगर सेम हो तो फिर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा बेटे? वेलोसिटी पर। इसी तरह अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करें, दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम हो तो मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटे? मैस पे डिपेंड करेगा। सो यही तो एग्जांपल दी थी मैंने कि भाई एक ट्रक को रोकना मुश्किल है एज कंपेयर टू ए बाइसाइकिल, क्योंकि बाइसाइकिल में मैस कम है इसलिए हम इजीली रोक लेंगे, इसमें मैस ज़्यादा है। तो इस दफ़ा मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? मैसेज पे। सिमिलरली जब हम छोटे पत्थर से, बड़े पत्थर से भी मिरर टूट सकता है, अगर छोटे पत्थर से तोड़ना चाहें तो उधर हम उसे तेज़ वेलोसिटी से फेंकेंगे मिरर की तरफ
थ्रो करेंगे, हिट करेंगे, तो उधर मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है बेटे? वेलोसिटी पे। सो बेसिकली मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज वेलोसिटी। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, दोनों पे डिपेंड करता है। सो बेटे अगर कोई कहे कि मोमेंटम कांस्टेंट है, सो P इज इक्वल टू mv, यानी mv कांस्टेंट हो गया। अगर mv कांस्टेंट है तो v को हम नहीं चले जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो मास और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। वी नो दैट न्यूटन सेकेंड्स, क्या बेटे? न्यूटन सेकेंड्स। न्यूटन को जानते हैं हम, न्यूटन की यूनिट्स क्या हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को ऐसे ही लिख देंगे हम। अब देखें ये सेकंड की पावर 1 और सेकंड की पावर -2, दोनों पावर्स को जमा करेंगे क्योंकि बेसिस सेम है इसकी। तो जब दोनों पावर्स को जमा करेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा, एक रह जाएगी पावर, यानी इसकी सेकंड -1 रह जाएगी। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, या हम कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। ये आपको पता है कि ये न्यूटन सेकंड के बराबर होती है। तो न्यूटन सेकंड किसके बराबर हो गया बेटे? केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। बेटे मोमेंटम और सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या फर्क है, इसका रिलेशनशिप अभी हम पढ़ेंगे। बेटे अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स वाले भी जानते हैं कि किस तरह दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा 3 मीटर उसकी लेट्स सपोज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 है, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। लेट्स सपोज पीछे से मूव करती आ रही है गाड़ी, तो यहाँ उसकी लेट्स सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर, और फिर वो फाइनल पॉइंट पे जाके उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 6 मीटर। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं। लेट्स सपोज उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 3 मीटर से और 6 मीटर पे पहुंच गई, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। सो ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी जहाँ से जर्नी स्टार्ट की जाती है और जिस पॉइंट पे जर्नी फिनिश होती है, उस फिनिशिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं तो डिस्टेंस मालूम करते हैं हम। सो लेट्स सपोज किसी भी वेलोसिटी से इनिशियल, यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट की, जो वेलोसिटी थी उसको जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। यानी ये जो वेलोसिटी लेट्स सपोज 3 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। सो जहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो गया, डायरेक्शन हो गई, सो इसलिए वेलोसिटी हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, उसको हम किस तरह जाहिर करते हैं? vi से। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? vi, और जहाँ जाके वो रुका उसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये vi, ये क्या हो गया? vf। इसी तरह मैसेज को भी हम कर सकते हैं, मैस कांस्टेंट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई बेटे, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, और चेंज ऑफ टाइम हो गया, यानी या इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमने टाइम रिक्वायर है इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसे डेल टी से जाहिर कर देंगे। सो बेटे एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं हम। अगर vi वेलोसिटी है इनिशियल और vf फाइनल है, तो चेंज क्या हो गया इसमें? vf - vi, और चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटे? एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। भाई vi से इतने टाइम में vf पर पहुंच गई, इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी डेल वेलोसिटी dv डेल v ओवर डेल t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो बेटे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जैसे हमने पढ़ा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इस तरह पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम भी कहते हैं इसे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी डेल वी क्या होता है? मैंने अभी बताया है कि डेल वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? वी एफ माइनस वी आई। सो इसलिए डेल वी को मैंने क्या लिख दिया? वी एफ माइनस वी आई। डेल टी को ऐसे ही रहने देते हैं। डेल टी को भी लिख सकते हैं आप टी टू माइनस टी वन, क्योंकि यहाँ टाइम क्या था? टी वन, और यहाँ टाइम क्या होगा फाइनल पॉइंट पे? टी टू। तो टी टू में से टी वन को निकाल दे तो डेल टी बनता है, तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमने, तो इसलिए डेल टी लिख दिया। सो एक्सेलरेशन बेसिकली बेटे क्या हो गया? वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। अच्छा प्यारे बेटे, दूसरा हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए, इस ए की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी, तो यहां से बेटे ये डेल टी नीचे है, एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो ये फाइनल फार्मूला हो गया हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल टी। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम बेटे, आप गौर से देखिए मोमेंटम क्या था? मोमेंटम क्या था? P इज इक्वल टू एम वी। ठीक हो गया। अगर इस m को मैं लिख दूं, इस v की जगह मैं वी एफ लिख दूं, तो इस मोमेंटम की जगह भी पी एफ लिख देता हूं। सो ये क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। इसी तरह m को ऐसे रहने दूं और इस v की जगह वी आई लिख दूं, सो ये क्या हो जाएगा बेटे? इनिशियल मोमेंटम। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो इसकी जगह मैं, देखिए ये मोमेंटम ही तो है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इधर वेलोसिटी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, तो हम इसे कह देंगे फाइनल मोमेंटम है। पी एफ वेक्टर क्वांटिटी ऊपर वेक्टर लगा दे, माइनस पी आई ओवर बेटे डेल टी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। और देखो मैंने बताया था कि चेंज क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दे। सो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया ओवर डेल टी। सो एक्चुअली फोर्स इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, और यही सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। असल एक्चुअल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी मोमेंटम में जो चेंज होता है वो एक्चुअली फोर्स के इक्वल होता है। वो किसका होता है? फोर्स के इक्वल होता है। और इसी बेटे इस डेल टी को हम इधर उठा के ले जाएं तो ये इम्पल्स बन जाता है, ये अभी पढ़ेंगे हम। सो यहां से हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बेटे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। सो बुक की एक सेंटेंस भी नहीं छोड़ना होता अच्छे बच्चे को। यानी आप अब्दुल सलाम से किसी ने पूछा कि वो कहते थे, बल्कि मैं तो कहूँगा फरमाते थे कि अगर कोई किसी ने 90 टाइम्स भी एक बुक को पढ़ा हो और वो कहे कि मुझे ये बुक आ गई है, तो वो खुशफहमी में है। आप जितनी मर्तबा एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, जितनी मर्तबा बुक को पढ़ेंगे, उतनी ही दफ़ा आपको नई इन्फॉर्मेशन देगी वो। यानी बार बार पढ़ें चीज़ को, बार बार पढ़ें चीज़ को। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि रट्टा रट्टा रट्टा, आप अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी दौलत दी है, जहन इतना दिया है कि आप बार बार जब एक चीज़ को याद करते हैं और रट्टा लगाते हैं तो एक दिन कंसेप्ट भी आना स्टार्ट हो जाता है। सो कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमडी कैट। सो एमडी कैट के लिए हमें कंसेप्ट चाहिए होते हैं। हर इक्वेशन में से सैकड़ों बातें निकल रही होती है। लेट्स सपोज हमने ये देखा एम वी एफ, इसको पी एफ बना दिया, पी एफ एम वी आई दिखे तो पी आई बना लिया, डेल टी हो गया। फिर एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी,
कोई इधर टाइम अगर फाइंड करना पड़ जाए तो डेल टी को इधर ले जाएंगे, एफ को नीचे ले जाएंगे। डेल पी मालूम करना चाहे तो डेल टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मतलब एक ही इक्वेशन में से दो चार बातें निकल रही होती हैं। सो आपने इंटरेस्ट से पढ़ना है चीज़ों को, गौर से, डेप्थ से। सो इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छा, उसके बाद बेटे इम्पल्स क्या होती है? व्हाट इज इम्पल्स? इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। बेटे क्रिकेट बॉल है मेरे पास, लेट सपोज ये क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट है, बॉल कराई बॉलर ने, बॉल आई और मैंने स्पीड से यकदम बॉल लगी और स्पीड से डिजू था 6। सो ये शार्ट टाइम के लिए बिल्कुल बहुत ना होने के बराबर टाइम होता है डेल टी। उस शार्ट टाइम के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई मैंने, यानी जैसे ही बॉल आके टकराई थोड़ा सा शार्ट टाइम में, यानी इस बॉल और बैट का जो कांटेक्ट हुआ वो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए कांटेक्ट हुआ, यानी फोर्स बहुत ज़्यादा थी लेकिन टाइम बहुत कम था। समझ नहीं आई होगी बात? समझ कैसे आएगी? देखो इसको हम सेकंड से भी कम अब गौर करें तो जैसे ही मारते हैं बॉल को तो थोड़े से लम्हा के लिए बॉल और इस बैट का कांटेक्ट होता है। तो इस प्रोडक्ट को हम फोर्स और टाइम के इस प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। यानी इम्पल्स इज बेसिकली डेल टी मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। यही जो हमने अभी अपना ये रिलेशन पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। सो इस डेल टी को मैं इस F से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये बेसिकली दिस इज ए इम्पल्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। रेट ऑफ नहीं कहेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये चेंज ऑफ है ना, देखो डेल पी, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। डेल टी को पहली तरफ ले जाए, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी। सो एफ ज्यादा फोर्स है, टाइम कम है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इम्पल्स में। सो व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, व्हेन अ लार्ज फोर्स, यानी हमने बैट से लार्ज फोर्स लगाई बॉल पर, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, देन it produce then it produced a force and time is called impulse. Definition क्या है बेटे? When large force acts on a body for a short time, when a large force acts on a body for short time, then product of this force and time is called impulse. Then product of force and time is called impulse. So mathematically हम impulse को I से जाहिर करेंगे, which is equal to F multiplied by del T. So F and del T, they are basically inversely proportional to each other. Force and time are inversely proportional to each other. यानी इसको लिख सकते हैं F is inversely proportional to 1 over del T. Force बहुत ज़्यादा थी, टाइम थोड़ा था, so force is increasing, time is decreasing. So basically they have inverse relationship. ऐसा यूनिट बेटे वही न्यूटन सेकंड होता है, और न्यूटन का आपके यूनिट्स पता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड ऑलरेडी मौजूद है, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया इसका। और गौर से देखें, दिस इज सेम एज मोमेंटम। सो मोमेंटम बेस यूनिट्स एंड इम्पल्स बेस यूनिट आर सेम। दोनों के यूनिट क्या होंगे बेटे? सेम होंगे। ऐसा यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होंगी, MLT इनवर्स हो गई। और बेटे अब इसका रिलेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। अभी हमने फोर्स पढ़ी थी, फोर्स किसके बराबर? MVF माइनस MVI ओवर डेल टी। सो यहां से डेल टी को बस यहां इस साइड पे ले जाना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात।
सो ये एफ डेल टी किसके हो गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई। सो इस एफ डेल टी को हम लिख देंगे इम्पल्स के बराबर। सो इम्पल्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन राइट पुट एन एरो अबव हेड। सो इम्पल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। सो दिस इज अ रिलेशनशिप among what impulse and momentum. I hope you guys understand my lecture. उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बना सकें, और हमारी तस्हीह के लिए भी आप कुछ मशवरा दे सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।